तो दोस्तों कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हाजिर हूँ आपके लिए कुछ लंबी कहानियाँ लेकर। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानियाँ सुनकर ज़रूर मज़ा आने वाला है। साथ ही दोस्तों हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। पर अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं और आप पहली बार ही मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं तो कहानियाँ सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाएं मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम अंकित है। मैं कानपुर के सिविल लाइंस एरिया में रहता हूं और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे पड़ोस में रहने वाली आंटी के बेटे के साथ घटी हुई एक सच्ची घटना है जो कि मेरे ही सामने घटी है। दोस्तों ये बात साल 2010 की है। एक दिन आंटी जी का बेटा देर रात अपने काम से घर लौट रहा था। जब वो अपने घर पर आया तो उसने सोचा कि मैं पहले नहा लेता हूं, इसके बाद खाना खाऊंगा। नहाने के बाद उसने अपने सर पर तेल लगाया और फिर खाना खाने लगा। तभी हमारे मोहल्ले में उसका एक दोस्त था। वो उसके साथ खाना खाकर बाहर टहलने के लिए चला गया था। लेकिन दोस्तों जब वो वापस अपने घर लौटा तो वो अकेला नहीं था बल्कि एक बुरा साया अपने साथ लेकर आया था। जब वो टहलकर घर आया तो उसने आंटी जी से कहा कि उसे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे अभी खाना खाना है। जबकि दोस्तों इससे थोड़ी देर पहले ही वो खाना खाकर गया हुआ था। आंटी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम अभी तो खाना खाकर गए थे तो फिर अचानक भूख कैसे लग सकती है। उनका बेटा गुस्से में कहने लगा कि आपको मुझे खाना खिलाना है या नहीं। फिर आंटी जी ने कहा कि आओ मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूं। इसके बाद जब आंटी जी ने उसे खाना बना के दिया तो दोस्तों हैरानी की बात तो ये थी कि वो काफी अजीबोगरीब हरकतें करने लगा और खाना भी ऐसे ढंग से खा रहा था मानो जन्मों का भूखा हो। एक तरह से उसने पूरे घर का खाना अकेले ही खा लिया था। जिसके बाद आंटी जी को उस पर शक हुआ कि शायद कोई बुरी शक्ति इस घर में प्रवेश कर चुकी है। आंटी जी ने तुरंत पूछा कौन हो तुम। तो पहले तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दोबारा आंटी ने उससे पूछा तो जवाब आया मैं लाल जी हूं। फिर आंटी जी ने कहा कौन लाल जी। उसने बताया कि वो एक रिक्शा चलाने वाला है। उसका जवाब सुनने के बाद आंटी जी ने उससे कहा कि फिर तुम यहां पर क्या कर रहे हो। उसने कहा मुझे तुम्हारा लड़का बेहद पसंद आ गया है। इसने अपने सर पर जो तेल लगाया है उसी की वजह से मैंने इसे अपने वश में कर लिया है। दोस्तों ये बातें सुनकर आंटी बहुत घबरा गई थी और फिर लड़का भी अजीब हरकतें करने लगा। कभी चिल्लाता तो कभी तो हद ही पार कर देता था। वो अपना सर दीवार पर जाकर पटकता था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसके चेहरे पर हमेशा ही गुस्सा रहता था। एक दिन की बात है उसने तो हद ही पार कर दी। वो अपने किचन से चाकू लेकर अपना गला काटने जा रहा था, लेकिन तभी उसके घर वालों की नजर उस पर पड़ गई, जिसकी वजह से उन्होंने उसके हाथ से वो चाकू छीनकर दूर फेंक दिया। किसी तरह उसे काबू में करने के बाद आंटी जी उसी समय उसे दरगाह पर ले गई। वहां जाने के बाद आंटी जी ने बाबा जी को उनके बेटे की इस हालत के बारे में सब कुछ बताया। बाबा जी उनकी बात सुनकर सब समझ गए थे। जब बाबा जी ने आंटी जी के बेटे की तरफ देखा तो वो एकदम हैरान थे। वो ये सोच रहे थे कि इसके साथ वो बुरा साया अंदर नहीं आया। उस साये ने दरगाह के बाहर से ही इस लड़के का पीछा छोड़ दिया। लेकिन बाबा जी ये भी समझ रहे थे कि वो साया कोई साधारण शक्ति नहीं है। बाबा ने तुरंत उसके ऊपर झाड़ फूंक किया और साथ ही आंटी जी को मंत्रित पानी दिया। उनका कहना था कि इस पानी को अपने बेटे को रोज पिलाना है। लेकिन दोस्तों वो शक्ति आसानी से जाने वाली नहीं थी। इसके बाद उसने कुछ दिन तक तो आंटी जी के बेटे को परेशान नहीं किया, पर अचानक से एक दिन आंटी जी के बेटे ने कहा कि मुझे जाना है। तो आंटी ने उससे पूछा कहाँ जाना है। उसने सामने की तरफ उंगली लगाकर कहा
कि ये मुझे मार देगा। उस वक्त वो साया ठीक उसके सामने खड़ा था, और तो और अब वो उसे दिखाई देने लगा था। उसने बताया कि उसका चेहरा जला हुआ है, उसके शरीर से खून बह रहा है। लेकिन दोस्तों, तभी अचानक ही बाबा जी आंटी के घर पर आ गए। बाबा के उनके घर पर कदम पड़ते ही वो उस साए को महसूस कर पा रहे थे। उन्होंने तुरंत ही कहा कि अपने बेटे को एक रस्सी से टाइट बांध दो। सभी मोहल्ले वालों को बुलाया ताकि वो कहीं भाग ना सके। फिर बाबा जी ने जैसे ही मंत्र पढ़ते हुए उस पर पानी फेंका तो वो तड़पने लगा और काफी चिल्लाने भी लगा। उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। ये देखकर सारे मोहल्ले वाले भी एकदम हैरान हो गए थे। कई लोग तो वहां से डर के कारण भागकर अपने घर चले गए। दूसरी तरफ बाबा जी उस साए से कह रहे थे कि तू इस लड़के के शरीर को छोड़ दे और यहां से चला जा। लेकिन हर बार वो यही कहता जा रहा था कि मैं इसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा और मुझे इसको ले जाने से भी कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद बाबा जी ने कहा, तू ऐसे नहीं मानेगा, मेरे पास इसका भी उपाय है। अब मुझे अपनी शक्ति तुझे दिखानी ही पड़ेगी। फिर बाबा जी ने अपनी पोटली में से एक लकड़ी निकाली और आंटी जी से कहा कि इसे अपने बेटे के सर पर रखो। लकड़ी के सर पे रखते ही बाबा मंत्रों का जाप करने लगे। इसके बाद उनका बेटा काफी ज्यादा तड़पने लगा। तड़प तड़प कर वो एकदम से बेहोश हो गया। कहते हैं बेहोश होने के बाद उस साए ने उसका पीछा छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, सच कहूं तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हम लोगों को रात में ऐसे खुशबूदार तेल लगाकर घूमना नहीं चाहिए। ऐसा करने से हम बुरी शक्ति को खुद बुलाते हैं। पर यह सब सिर्फ ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी अंकित की कहानी। इसी तरह मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं अपना नाम और पता आप सभी से गुप्त रखना चाहता हूं, क्योंकि आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनाने के लिए मैंने अपनी मां से काफी रिक्वेस्ट करके आप तक पहुंचाया है। ये कहानी भी उन्हीं के साथ घटी हुई घटना है, कैसे वो मौत के मुंह से बाहर आई थी। दोस्तों, ये बात साल 2001 की है। एक दिन मेरी माँ अपने मायके गई थी। उस समय मेरे बड़े भाई का जन्म हुआ था। वो तकरीबन 1 महीने का रहा होगा। तब गांव में टॉयलेट भी नहीं हुआ करते थे। सभी गांव के लोग खेतों में ही जाया करते थे। इसी तरह एक दिन की बात है, मेरी माँ ने नानी जी से कहा। उन्होंने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है, आप भी मेरे साथ चलिए। उनकी बात सुनकर उस वक्त सभी ने उन्हें मना किया था, परंतु वो नहीं मानी। उन्होंने जिद की तो फिर नानी जी को उन्हें लेकर जाना ही पड़ा। रात के 9 बजे होंगे। दोस्तों, आप तो जानते ही हो, अक्सर गांवों में लोग जल्दी खाना खाकर समय से पहले सो जाते हैं। इसके बाद वो बाहर भी नहीं निकलते हैं। इसके बाद घूमते घूमते जब माँ खुले में खेत पर बैठी तो कुछ देर बाद उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे तेज हवा का उनके पास से गुजर जाना। वो हवा का झोंका इतना तेज था कि मेरी माँ नीचे गिर गई थी। उसी वक्त उनकी नजर किसी चीज पर पड़ी। वो देखने में काफी भयानक था, जिस वजह से उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब देखकर माँ काफी ज्यादा डर गई थी। मन ही मन वो भगवान जी का जाप करने लगी। इतने में ही नानी माँ ने माँ से कहा कि तू ये सब क्या ड्रामा कर रही है, चल अब घर चलते हैं। इसके बाद मेरी माँ बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। फिर घर आकर वो अपने बिस्तर पर लेट गई और चुपचाप सो गई। लेकिन तकरीबन आधी रात के 2 बजे मेरी माँ को बहुत ज्यादा डर लगने लगा। वो कुछ अजीब सा बड़बड़ाने लगी और अचानक ही जब उनकी आंखें खुली तो उन्हें काफी ज्यादा प्यास लगने लगी। उन्होंने उस समय बहुत ज्यादा पानी पिया। फिर अगले दिन माँ को तेज बुखार हो गया। इसी बीच उन्हें हिचकियां भी आने लगी। पता नहीं वो हिचकियां क्यों ले रही थी। दोस्तों, हिचकी की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि दूर 50 कदम तक भी आराम से सुनाई दे रही थी। गांव के आसपास के लोग भी वो हिचकी की भयानक आवाज सुनकर डरते थे। इसके बाद मेरी नानी जी माँ को हॉस्पिटल लेकर गई। माँ को इतना ज्यादा तेज बुखार था कि डॉक्टर साहब भी ये देखकर घबरा गए।
उन्होंने नानी जी को बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा पहला केस देखा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि तुम इन्हें 1 घंटा और लेट लाते तो शायद ये जिंदा ही नहीं बच पाती। खैर, डॉक्टर साहब ने अपना काम शुरू किया। उन्होंने मेरी माँ से उनका नाम पूछा तो जैसे ही मेरी माँ अपना नाम बताती कि अचानक ही उनके गले से आवाज आना बंद हो गया था। एक अजीब हैरानी की बात यह भी थी दोस्तों कि जब मेरी माँ बोल पाती थी तो वो देख नहीं पाती थी। ये देखकर डॉक्टर साहब को भी कुछ भी समझ नहीं आया। उन्होंने नानी जी से कहा कि इन्हें ठीक करना मेरे हाथ में नहीं है, आप इन्हें कहीं और दिखाइए। फिर दोस्तों क्या था, नानी जी माँ को लेकर घर पर आ गई और उन्हें खाट पर सुलाकर रजाई उड़ा दी। लेकिन दोस्तों माँ बिस्तर पर चिपक जाती थी, जिसके कारण वो वहां से हिल भी नहीं पाती थी। अगर वो बोलती थी तो उन्हें आंख से दिखाई देना बंद हो जाता था और जब आंख से देखती तो बोल नहीं पाती थी। दोस्तों ये सब तो रोज का ही हो गया था। घर के बाकी लोग काफी ज्यादा चिंतित रहने लगे। फिर एक दिन मेरी माँ के पास पड़ोस से एक नानी जी आई। उन्होंने मेरी माँ का हाथ पकड़ा और बोला कि तू कौन है, इसे परेशान क्यों कर रहा है। तभी अचानक नानी जी के हाथ में एक अजीब सा करंट लगा, जिसके कारण वो थोड़ी दूर जा गिरी। फिर नानी जी ने कहा कि सभी लोगों को यहां पर बुलाओ, क्योंकि उनके ऊपर धीरे धीरे माताजी आ रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि मैं और काल भैरव इस लड़की को ठीक करेंगे। तुम लोग नवरात्रि में इसे मेरे पास लेकर आना, हम इसे नवरात्रि के अंतिम दिन में ठीक कर देंगे। इसके बाद वो चली गई। लेकिन मेरी माँ तो डर के कारण रात को सो ही नहीं पाती थी। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा। उनकी हिचकियों की वजह से बाकी लोग वो भी नहीं सो पाते थे। ऐसे ही एक दिन माँ को रात में एक सपना आया। उन्होंने सपने में देखा कि एक लंबा आदमी था। उसने मेरी माँ से कहा कि मैं तुम्हारे पास आकर बैठ जाऊं, लेकिन मेरी माँ ने उसको मना कर दिया। लेकिन वो माँ के पास खड़ा रहकर माँ से कहने लगा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खजाना देता हूं। फिर मेरी माँ धीरे धीरे उस शैतान के वश में आने लगी। वो ठीक उस शैतान के साथ साथ जाने लगी। वो इतनी ज्यादा कमजोर हो गई थी कि चलते चलते ही नीचे गिर गई थी। इसी वजह से नानी जी की भी नींद खुल गई। फिर नानी जी ने माँ से पूछा कि तू इतनी रात को कहाँ जा रही है। माँ ने जवाब दिया कि कोई मुझे बुलाने के लिए आया है, मैं उसके साथ जा रही हूं। पर मेरी माँ को नानी जी ने रोककर सुला दिया। अगली सुबह नानी जी ने इस घटना के बारे में घर के सभी लोगों को बताया। सबने यही कहा कि इसका अच्छे से ध्यान रखना। इसके बाद नानी जब भी कहीं जाती थी या माँ घर में अकेले होती थी तो वो बाहर के दरवाजे को लॉक करके जाती थी, ताकि माँ इधर उधर ना जा सके, और चाबी दरवाजे के पास ही रख देती थी। लेकिन दूसरी रात मेरी माँ रात के 2 बजे घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई थी कि तभी मेरी नानी जी की नजर माँ पर पड़ी। नानी के पूछते ही माँ का वही जवाब था कि कोई उन्हें बाहर बुला रहा है। ये सुनकर नानी जी ने माँ को घर के अंदर लाकर दोबारा सुला दिया। दोस्तों इसके ठीक तीसरे दिन वो शैतान दोबारा उनके सपने में आया तो माँ ने उस शैतान से कहा कि घर के लोग तो दरवाजे पर चाबी लगा कर रखते हैं, अब हम खजाना कैसे ले जाएंगे। तो शैतान ने मेरी माँ से कहा हम लोग उड़ के भी जा सकते हैं। माँ ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ किसी और को भेजती हूँ। ये बात सुनकर उस शैतान ने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं ये खजाना सिर्फ तुम्हें ही देना चाहता हूँ, इसके लिए तुम्हें ही मेरे साथ चलना होगा। फिर माँ ने कहा कि मुझे वापस घर कौन छोड़ेगा। तो उसने कहा कि तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने मेरे साथ ही आएंगे। लेकिन माँ ने कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ने आओगे तभी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। उसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आऊंगा, केवल मेरे साथी ही तुम्हें छोड़ने आएंगे। माँ ने उसे साफ मना कर दिया, क्योंकि माँ उस शैतान से काफी डर रही थी, लेकिन तब भी वो उससे बातें कर रही थी। इसके बाद अगले दिन माताजी के पुजारी को घर पर बुलाया गया। उस पुजारी के सामने मेरी माँ को बैठा दिया गया। उस समय मेरी माँ की आवाज बिल्कुल बंद हो गई थी, इसीलिए वो ये सोच रही थी कि मैं इन पुजारी जी को सब कुछ लिखकर बता दूंगी
परंतु जैसे ही वो लिखने वाली होती तो वैसे ही उन्हें दिखाई देना बंद हो जाता था। ये सब देखकर पुजारी जी तो सब समझ ही गए थे। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और मेरी मां को पानी पिलाया। पानी पीते ही उनकी आवाज वापस आ गई थी। वो डर डर के कहने लगी कि पुजारी जी मुझे बचा लीजिए। जिसके बाद पुजारी जी ने कहा कि इस लड़की को नवरात्रि के आखिरी दिन मंदिर में लेकर आना। ठीक उसी दिन रात को देवी देवताओं को बुलाने के लिए जगराता रखा जाता है। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे चाचा जी के ऊपर भी काल भैरव आते हैं। उन्होंने उसी रात को उस शैतान से बात की और उससे पूछा कि तू क्यों परेशान कर रहा है, तू आखिर चाहता क्या है। तब जाकर उस शैतान ने जवाब दिया कि मुझे 5 किलो मिठाई चाहिए। तब जाकर किसी ने कहा कि ये गरीब लोग तुझे इतनी महंगी मिठाई कैसे देंगे। सबने मिलकर उसे काफी मनाया और ये भी कहा कि तेरी जगह पर हम चावल रख देंगे। तब जाकर कहीं वो लास्ट में मान ही गया। इसके बाद सब लोग मेरी माँ को वापस घर ले आए। फिर एक दिन मेरी माँ बैठकर ऐसे ही बाल बना रही थी, पर उनके बाल काफी ज्यादा उलझ गए थे, यहाँ तक कि सुलझ भी नहीं पा रहे थे। इसी वजह से परेशान होकर मेरी माँ ने अपने बालों को बीच में से ही काट दिया था। जिसके बाद ही माँ को उनका वजन इतना ज्यादा भारी लगने लगा कि जैसे उनका वजन 100 किलो हो गया हो। और तो और ठीक उसी दिन से मेरी माँ 30 लोगों का खाना अकेले ही खा जाया करती थी, मगर तब भी उनकी भूख मिटती नहीं थी। फिर एक दिन आखिरकार वो नवरात्रि का आखिरी दिन आ ही गया। फिर माताजी ने मोर पंख का पंखा डाला। ऐसा करते ही माँ की 32 दोनों हाथों की मुट्ठी बंद हो गई। धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके शरीर से कोई चीज बाहर निकलकर भाग गई हो। इसके बाद बाकी लोगों ने मेरी माँ की मुट्ठी को खोला और तुरंत ही उसे वहां से घर लेकर आ गए। सच कहूं तो तब से वो शैतान दोबारा मेरी माँ के दोबारा फिर कभी वापस लौट कर नहीं आया। लेकिन दोस्तों, तब भी मेरी माँ के मन से डर नहीं गया। वो हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ती थी। ऐसा 2 साल तक चलता रहा। तब जाकर ही कहीं माँ का डर धीरे धीरे चला ही गया। साथ ही दोस्तों, मैं आप सभी से ये बात भी कहना चाहता हूं कि आप सब भी अपने बड़े बुजुर्ग के मना करने के बाद भी कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिसकी वजह से आपको और आपके परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़े। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने। दोस्तों, इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन इनकी कहानी वाकई में बड़ी ही खौफनाक थी। मैं इनकी कहानी को दिल से एक सलाम करता हूं। बाकी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। ये बात जुलाई 2021 की है। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं लगभग 7:30 बजे शाम के ट्यूशन से घर आया। घर आकर मुझे मालूम पड़ा कि मेरी दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। थोड़ी ही देर बाद माँ ने मुझसे कहा कि तू थोड़ा रेस्ट कर ले, फिर जाकर दादी को दवाई पहुंचा देना। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे दादा और दादी गांव में रहते हैं और हमारे घर से गांव 2 घंटे की दूरी पर था। इसीलिए मैं रात का खाना खाने के बाद 9 बजे अपनी बाइक से गांव की तरफ निकल गया। साथ ही जिस रोड से मुझे जाना था वो कुछ ऐसा था कि अंधेरा होने के बाद उस रोड से कोई जाना नहीं चाहता था। और तो और वहां के लोगों का कहना था कि उस रोड में एक नदी पड़ती है जो कि भूत प्रेतों के लिए काफी चर्चित थी। उस नदी को क्रॉस करने के लिए एक छोटा सा ब्रिज भी बना था। ठीक जैसे ही मैं घर से निकला तो मुझे मेरे कुछ दोस्त मिल गए। मैं ठीक उनसे बात करने के लिए रुक गया था। दोस्तों से बात करते करते मैंने अपने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देखा तो पता चला रात के 10 बज गए थे। इसके बाद तुरंत मैंने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई और सीधा गांव की तरफ जाने लगा। पहले का 1 घंटा तो मेरे साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ, पर जैसे ही मैं उस ब्रिज को क्रॉस कर रहा था कि अचानक एक बड़ा सा कुत्ता मेरे सामने आ गया। उस कुत्ते को मेरी बाइक से ना लगे इसीलिए मैंने तुरंत ब्रेक लगा दिया। बाइक की स्पीड ज्यादा तेज होने की वजह से बाइक एकदम से फिसल गई
और ब्रिज की बाउंड्री से जाकर टकरा गई। बाइक का दबाव इतना ज्यादा था कि वो सीधा नदी में जाकर गिरी। वो तो अच्छा था कि उस समय गर्मियों का मौसम था तो नदी में पानी भी नहीं था, इसीलिए मैं रेत में जाकर गिरा। दोस्तों, जैसे ही मैं वहां पर गिरा तो मैंने देखा कि वही कुत्ता ठीक मेरे सामने खड़ा था। इससे पहले कि मैं कुछ करता कि मैं अचानक ही वहां पर बेहोश हो गया, और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देखा। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। इसका मतलब ये था कि मैं 2 घंटे से वहीं पर बेहोश पड़ा हुआ था। फिर जब मैं उठकर वहां से जाने लगा तो मैंने देखा कि मुझे 20 कदम की दूरी पर एक 7 फीट का लंबा चौड़ा आदमी दिखाई दिया, जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसे देखते ही मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। मैं काफी ज्यादा डर गया था। मैं तो जल्दी जल्दी वहां से जाने लगा। मैं जल्दी से ब्रिज पर गया तो मैंने देखा कि मेरी बाइक अब भी वहीं पर पड़ी है। इसके तुरंत बाद ही मैंने अपने घर वालों को फोन किया और उन्हें सारी बात बताई। थोड़ी ही देर में पिताजी और कुछ लोग उसी ब्रिज पर आए और फिर मुझे घर पर ले आए। उस हादसे के बाद से मेरा बायां हाथ टूट गया था। मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये सब कुछ महादेव की कृपा है कि मैं आज जिंदा बच पाया हूं। वैसे भी अक्सर मेरी मां महादेव की हर दिन पूजा करती रहती है। कहते हैं कि मां की दुआएं हमेशा अपने बच्चों के साथ रहती है, वरना उस दिन पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन दोस्तों, न जाने वो आदमी कौन था जिसको मैंने नदी में देखा था। ये सवाल मेरे मन में अब भी ज्यों का त्यों गड़ा हुआ है। अगर आपको इस बारे में कुछ भी पता हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आर्य पटेल है और आज जो कहानी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, दरअसल इस बात को 2 हफ्ते हो गए हैं। हुआ यूं था, मेरे दोस्त की बहन की शादी थी। मैं और मेरे 3 दोस्त उसी की शादी में जा रहे थे। मेरे दोस्त का गांव मेरे गांव के पास में है। हम लोग जा ही रहे थे कि तभी मेरे एक दोस्त ने कहा कि तुम लोग जाओ, मैं जरा अपने कमरे से आता हूं। मेरी जैकेट वहीं कमरे में रह गई है, मैं उसे लेकर आता हूं। साथ ही मैं उधर से कोई गिफ्ट भी ले लूंगा। तभी मैंने कहा, हाँ ये भी ठीक रहेगा, ये ले कुछ पैसे रख ले अपने पास और कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आना। इसके बाद वो सीधा अपने कमरे में चला गया। हम लोग मेरे उस दोस्त के घर पर चले गए। कुछ देर बाद मेरा दोस्त गिफ्ट लेकर भी आ गया था। इसके बाद हम सभी लोग खाना खाकर जहां बारात बनी थी वहां पर पहुंच गए। वहां पर हमने थोड़ा बहुत डांस किया और फिर जितने भी बाराती आए थे उन सभी को खाना खिलाया। मौका मिलते ही हम लोग थोड़ा ड्रिंक करने के लिए चले गए। ड्रिंक करते करते मेरा एक दोस्त बहुत ज्यादा उल्टियां करने लगा क्योंकि उसने पहली बार ड्रिंक की थी। फिर मैंने बाकी दोस्तों से कहा कि तुम लोग यहाँ पर एंजॉय करो, मैं इसे घर लेकर जाता हूँ। इसकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैंने उसे उठाया और हम दोनों पैदल चलने लगे। वैसे मेरे दोस्त का गांव वहां से ज्यादा दूर नहीं था। जिस वक्त हम घर से जा रहे थे उस वक्त रात के 12 बजे थे। चलते चलते मेरे दोस्त की नजर किसी बूढ़ी औरत पर पड़ी। हमें लगा कि शायद वो औरत कहीं से आ रही होगी, इसीलिए हमने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम बस चुपचाप चल रहे थे। हम लोग चलते जा रहे थे, वो भी हमारे पीछे पीछे आती जा रही थी। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, उस औरत में कुछ तो अजीब है। तब मैंने उससे कहा कि तू डर मत, मैं उससे पूछता हूँ कि आखिर वो कौन है। इसके बाद मैं तुरंत पीछे मुड़कर रुक गया तो मैंने देखा कि वो भी रुक गई थी। फिर जब मैं चला तो वो भी चलने लगी। ऐसा कई बार हो रहा था। ये देखकर मुझे उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आया और फिर मैं उसके पास गया तो ठीक पीछे से मेरा दोस्त भी मेरे साथ आ गया। जब हम दोनों ठीक उसके करीब खड़े थे तो हमने देखा कि उसकी आंखों की पुतलियां ही नहीं थी, उसकी आंखों के अंदर काले गड्ढे पड़े हुए थे। ये देखकर तो मेरा दोस्त सब कुछ समझ गया था। वो जान गया था कि ये कोई औरत नहीं है बल्कि कोई बुरा साया है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा दोस्त पंडित भी था, तो वो अक्सर अपने साथ जाल भी लेकर चलता था। फिर उसने मुझसे कहा कि तू इस औरत से दूर हो जा। मैं भी तुरंत उससे दूर हो गया। इसके बाद मेरे दोस्त ने
अपने जेब से जाल निकाला और ठीक उस औरत के ऊपर फेंक दिया। देखते ही देखते वो औरत पता नहीं कहीं एकदम से गायब हो गई। मैंने तुरंत अपने सभी दोस्तों को फोन किया और कहा कि तुम लोग किसी की भी बाइक मांगकर जल्दी से यहां पर पहुंच जाओ। दोस्तों, इसके बाद तुरंत ही मेरा दोस्त बाइक लेकर आ गया और हम लोग उसकी बाइक में बैठकर अपने अपने घर चले गए। दोस्तों, पता नहीं आखिर वो क्या था। क्या आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिरकार वो था क्या? तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी आर्या पटेल की कहानी। कहानी सुनकर तो ऐसा लगता है कि शायद वो कोई छलावा था। बाकी कौन जाने कि आखिर वो क्या था। फिलहाल मैं ले चलता हूं आपको हमारी अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं कचरिया के पास बाजवा नाम की जगह का रहने वाला हूं और ठीक आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरी मां के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, ये बात आज से काफी साल पुरानी सन 1985 की है। उस वक्त मेरे पिताजी एक सरकारी फार्मा कंपनी में नौकरी करते थे जो कि करचिया में ही थी। उन दिनों मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, पर यह कहानी मुझे मेरी मां ने सुनाई थी। दोस्तों, बात यह है कि जब हम लोग यहां रहने आए थे तो इस घर के मालिक ने हमें रेंट पर मकान दिया था। तब मेरी मां ने कहा कि ठीक है, इतना बड़ा घर है तो कोई जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, दरअसल बात यह थी कि उस वक्त मेरी मां गांव से आए हुए थे तो यहां पर रहने के लिए काफी दिक्कतें थी। इसीलिए उस वक्त जल्दी में जो मिल गया वो मकान ले लिया। वैसे वो इतना बुरा भी नहीं था, हमारे आसपास सब रहते थे, लेकिन हम थोड़े ही दिन वहां पर रहे। एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि मेरी मां को कुछ सामान रखना था, कुछ मसाला, तो वो उसे रखने के लिए जगह ढूंढ रही थी। वैसे उस वक्त वो कमरा लॉक नहीं था, सिर्फ कुंडी लगाई हुई थी। तो मां ने सोचा कि ये है तो सही, मैं इसी जगह रख देती हूं। उन्हें लगा कि मकान मालिक ने तो उस वक्त शायद ऐसे ही कह दिया होगा, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उनकी ये हरकत उन्हें मुसीबत में डाल सकती है। इसके बाद मां ने उसे खोलकर उसके अंदर सामान रख दिया जो भी इधर उधर बेकार पड़ा था। दोस्तों, ठीक उसी दिन से ही घर में कुछ हलचल चालू हो गई थी। जैसे कि कोई सामान कहीं जगह पर रखा हो तो वो कहीं दूसरी जगह पर मिलता था, और ठीक कपड़े इधर रखो तो वो दूसरी जगह पर मिलते। ये सारी चीजें घर में होने लगी थी, जिसे देखकर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता था। दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जब भी घर में नॉनवेज बनता था तो वो स्टोव से अपने आप जमीन पर गिर जाता था। ऐसे ही एक दिन मेरी बहन, जो कि उस समय 2 साल की हो गई, उस वक्त मेरी मां साड़ी का झूला बनाकर आगे के दरवाजे पे कुंडी लगाकर सुला देती थी। ऐसा करके वो पीछे कपड़े धोती थी या फिर छोटा मोटा घर का काम करती थी। लेकिन दोस्तों, दीदी इतने ऊंचे झूले से जिस पर वो सोई हुई थी उसमें से उठकर चलकर उनके पास पहुंच गई। वैसे ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि वो खुद ऊपर से उतरकर नीचे आ जाए, क्योंकि वो तो सो रही थी। और ऐसा कई बार हुआ। यही सोचकर माँ और पिताजी भी सोच में पड़ गए थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। दोस्तों, इसके बाद ये सब चीजें होती ही चली गई, जिसकी वजह से अब तो माँ और पिताजी दोनों ही परेशान हो गए थे। इसके बाद पिताजी ने भी किसी को घर में देखा था, लेकिन पिताजी ने यह सोचकर माँ को नहीं बताया कि कहीं वो डर ना जाए। फिर मेरे पिताजी के काफी पूछने के बाद घर के मालिक ने बताया कि मेरा जवान लड़का और उसकी पत्नी इसी घर में मरे थे, जो कि इसी कमरे में रहते थे। हालांकि हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तो आपके पूछे जाने पर मैंने आपको इस कमरे की सिर्फ वजह के बारे में बताया है। बाकी आपने जो कुछ भी बताया वैसा तो कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, पता नहीं क्यों, पर हमारा ऐसा मानना है कि मालिक की जगह मालिक की ही होती है। इसी तरह जिसकी जो जगह होती है वहां पर किसी और की मौजूदगी कोई भी सहन नहीं करता। खैर, परेशानी तो हमारी थी, इसीलिए इन सब वाक्य के बाद पिताजी ने जल्द ही वो मकान वहां से बदल दिया था। पर दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि साल बीतते गए, उम्र बढ़ती गई। फिर आया 1991, जब मेरे पिताजी करचिया छोड़कर बड़ौदा में रहने आ गए थे।
और यहीं से वो अपनी नौकरी पर बाजवा जाया करते थे। हमारा मकान उस समय खुद का खरीदा हुआ था, लेकिन हमारे घर के आसपास झोपड़ी जैसा इलाका था। एक दिन मैं, मेरी माँ और मेरा बड़ा भाई हम तीनों कहीं जा रहे थे, तो वापस आने के कुछ दिनों बाद ही मेरी माँ की हरकतों में काफी बदलाव आ गया था। इसके बाद माँ अक्सर पिताजी से झगड़ा करने लगती, यहाँ तक कि कई बार तो माँ पिताजी को मार भी देती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगने लगा था कि जैसे वो पागल हो गई हो। यही सब देखकर पिताजी ने सोचा कि इसे शायद कुछ हुआ है। फिर पिताजी माँ को लेकर किसी बाबा जी के पास ले गए। वहां जाकर जब बाबा जी ने माँ को देखा तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि एक दिन ये कहीं गई थी, तो रास्ते में जाते समय इन्होंने किसी जगह पर रुककर वॉशरूम किया था। वो जगह और कोई जगह नहीं बल्कि कब्रिस्तान के पास की जगह थी। वहीं से इनके अंदर एक आत्मा ने इन पर काबू कर लिया था, और ठीक ये आत्मा किसी बच्चे की है। दोस्तों, इसके बाद बाबा जी ने मंत्र पढ़े और मंत्रित पानी को मेरी माँ के ऊपर फेंका। पानी के गिरते ही वो आत्मा निकल गई। तब जाकर कहीं मेरी माँ ठीक हो पाई। बाबा जी के बताने के बाद हम तो इतना ज्यादा डरने लगे हैं कि हम आज भी उस रास्ते से जाने से डरते हैं, क्योंकि वो कब्रिस्तान तो दिन के समय में भी काफी डरावना लगता है। हालांकि ये दोनों कहानियां मुझे मेरी माँ ने ही बताई हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको इन कहानियों में जरा सी भी सच्चाई लगती है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी अनिल की 2 कहानियां जो कि उन्हें उनकी माँ के द्वारा ही पता चली है। पर हमारे पास अभी और भी कहानियां हैं, तो मैं ले चलता हूं आपको हमारी अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूं वो मेरे पिताजी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, ये बात 1995 की है। मेरे पिताजी अपने मामा जी के गैरेज में काम करते थे। उन्हें रोज काम करके घर लौटने में तकरीबन रात के 12 बज जाते थे, और कभी कभी तो रात के 1 भी बज जाते थे। उनका यही आने का समय था, क्योंकि मेरे पिताजी का गैरेज घर से 15 या 20 मिनट की दूरी पर था। उस समय पिताजी के पास आने जाने का कोई साधन नहीं था। हालांकि सुबह के समय तो वो अक्सर रिक्शा से जाते थे, पर रात में लेट होने की वजह से वो पैदल ही घर आते थे। इसी तरह पिताजी इतनी रात में घर लौटते थे तो आस पड़ोस के लोग पिताजी को बहुत समझाते थे कि तुम जिस रास्ते से आते हो वो रास्ता अच्छा नहीं है, तुम उस रास्ते से मत आया करो। पर पिताजी कहते थे कि वो रास्ता छोटा पड़ता है, इसीलिए वो अक्सर उसी रास्ते से आते थे। दोस्तों, हमारी कॉलोनी के कई लोगों ने यह भी कहा कि उस रास्ते पर भूत प्रेतों का वास है, पर पिताजी कहाँ मानने वाले थे। वो तो इन सब पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे और ना ही इन सब को मानते थे। एक दिन की बात है, पिताजी गैरेज में अपना काम खत्म करके वापस घर को लौट रहे थे। उस समय रात के 1 बज चुके थे। उस दिन भी उन्होंने वही शॉर्टकट वाला रास्ता अपनाया। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें सामने की तरफ सड़क पर कुछ नजर आया, तो पिताजी ने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। पर वो जैसे ही उसके सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसके लंबे बाल, उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। मेरे पिताजी ने देखा कि वो बूढ़ा आदमी रोड के किनारे पर कुछ कर रहा है, पर मेरे पिताजी धीरे धीरे चलते रहे। वो जैसे ही उसके पास से गुजरे तो उस बूढ़े आदमी ने मेरे पिताजी को आवाज दी। उन्होंने कहा कि सुनो बेटा। पिताजी को लगा कि इतनी रात को ये बूढ़ा आदमी उनसे भीख मांग रहा होगा या फिर ये रास्ता भटक गया होगा। तो पिताजी ने उनसे पूछा कि चाचा जी, आप कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए, क्योंकि आपको पहले कभी इस इलाके में नहीं देखा। उस आदमी ने पिताजी की बात पर कहा कि बेटा, ये वक्त तुम लोगों का नहीं है, ये वक्त तो हम लोगों का है। तुम इस समय बाहर मत घुमा करो। उनकी बात सुनकर पिताजी ने सोचा जरूर कोई सरफिरा बूढ़ा होगा, और फिर पिताजी ने उससे कहा कि चाचा जी, मैं बस दुकान बंद करके घर ही जा रहा था। पर उस आदमी ने कहा कि सही समय पर घर जाया करो। फिर पिताजी ने कहा, अच्छा चाचा जी, ठीक है। इसके बाद पिताजी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उन्हें उसी समय याद आया कि मेरी दादी ने कहा था कि कभी भी रात को कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना।
लेकिन मेरे पिताजी ने वही किया। उन्होंने आगे मोड़ पर जाकर पीछे मुड़कर देख लिया। उनके देखने पर उन्होंने पाया कि वहां पर तो कोई भी नहीं था। उस वक्त पिताजी काफी घबरा गए थे। वो सोचने लगे कि वो इंसान कहाँ गया, पर पिताजी उतना ज्यादा ना सोचते हुए वहां से भागते भागते घर की तरफ बढ़ने लगे। जब वो ठीक घर के पास पहुंचे तो ठीक घर के सामने एक खाली जमीन थी, जिस पर मालिक ने बस 3 से 4 फुट ऊंची बाउंड्री करवा रखी थी और वो पूरा खाली मैदान था। पर जब पिताजी ने उस मैदान की तरफ देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा कि उस मैदान में बहुत सारे छोटे सफेद रंग के सूअर जैसे दिखने वाले जानवर इधर उधर घूम रहे थे। ये देखकर पिताजी काफी ज्यादा डर गए थे, क्योंकि मेरे गांव में तो क्या, उसके आसपास के गांव तक में भी सूअर नहीं थे। पिताजी की डर के कारण हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उन्हें काफी ज्यादा पसीना आ गया था। पर वो वहां से किसी तरह घर पहुंचे। घर पहुंचकर उन्होंने किसी से भी कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद वो सीधा अपने कमरे में जाकर सो गए। अगले दिन उन्हें काफी तेज बुखार आ गया था, पर वो 2 या 3 दिन में पूरी तरह से ठीक हो गए। तब कहीं जाकर उन्होंने ये सारी बात घर वालों को बताई। फिर घर वालों ने हमारे धर्म के हिसाब से पिताजी का शुद्धिकरण करवाया। चर्च से एक फादर को घर पर बुलाया। फादर ने बताया कि अच्छा हुआ वो जो भी था उसकी आत्मा अच्छी थी, जो कि इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना ये सब चीजें इंसान को जल्दी से छोड़ती नहीं है। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। आइए दोस्तों, चलते हैं हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश गौतम है। मैं अलीगढ़ यूपी का रहने वाला हूं और ठीक आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे पिताजी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। वैसे इस घटना के बारे में मुझे मेरी माँ ने बताया था, जो कि लगभग 5 साल पुरानी है। हमारे गांव में ताऊजी के बेटे की शादी थी, तो हम सब लोग गांव चले गए थे। लेकिन मेरे पिताजी को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली थी, तो वो हमारे साथ आने के बजाय अगले दिन आने वाले थे। मेरे पिताजी गुड़गांव से शाम 7 बजे वाली बस से आ रहे थे। मेरे गांव का नाम पहासू है, जो कि जिला बुलंदशहर में पड़ता है। फिर जब मेरे पिताजी पहासू के बस स्टैंड पर पहुंचे तो उन्हें काफी समय हो चुका था। यही कोई रात के लगभग 12 बज गए होंगे। और दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि गांव में सभी लोग समय से जल्दी सो जाते हैं और हमारे गांव के लिए तो 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो ठीक जब पिताजी आ रहे थे तो उनके साथ कोई भी नहीं था, और तो और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। और ठीक वहां के रास्ते भी खेतों के बीचों बीच से ही निकलते हैं। इसीलिए जब पिताजी उस रास्ते से आ रहे थे तो उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्हें चमड़े के जूतों की आवाजें भी आ रही थी। ये सुनकर पिताजी बहुत ज्यादा डर गए थे। वो तो डर के मारे काफी तेज चलने लगे, पर उन्हें पूरा एहसास था, उन्हें पूरा महसूस हो रहा था कि कोई ठीक उन्हीं की रफ्तार से चल रहा है। पिताजी बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे, पर उन्हें कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो जो कोई भी है वो ठीक उनके साथ साथ चल रहा है। और जब इस बार पिताजी ने उसको देखा तो एक पल के लिए तो मानो उन्हें चक्कर सा आने लग गया था। उन्होंने देखा कि वो कोई बूढ़ा आदमी था। उसने एकदम सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसने मेरे पिताजी से कहा कि अरे सुंदर बाबू आ गए। वैसे मेरे पिताजी का नाम सुंदर सिंह था, तो पिताजी ने उसे कोई जवाब ना देते हुए उन्हें राम राम कहकर आगे बढ़े। पर पीछे से उस बूढ़े आदमी ने कहा कि सुंदर बाबू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से घर जाओ, बस पीछे मुड़कर मत देखना। दोस्तों, इसके बाद पिताजी वहां से हाफते दौड़ते हुए घर पहुंचे। उनकी ऐसी हालत देख मां ने उनसे पूछा कि क्या हुआ। तब पिताजी ने मां को सारी घटना के बारे में बताया। बाकी हम सभी तो सो चुके थे, इसीलिए ये बात मां ने हमें अगले दिन बताई। पर दोस्तों, हैरानी वाली बात तो ये थी कि उस आदमी को मेरे पिताजी बिल्कुल नहीं जानते थे। अब वो सच में कोई इंसान था या फिर छलावा, इसके बारे में मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
तो दोस्तों यही थी हमारी आज की कहानियां। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानियां जरूर पसंद आई होगी। साथ ही अगर आपको ये कहानियां थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मैं आप सबका कमेंट्स में इंतजार करता रहता हूं। बाकी मैं तो यूं ही मिलता रहूंगा आपको इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।